फ्रेंड्स, आज हम लोग 68 बीपीएससी मेंस से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉलिटी से संबंधित है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इसके तहत हम लोग इसके विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच टकराव क्यों होते हैं, उस टकराव को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, बिहार के संदर्भ में केंद्र और राज्य संबंध का क्या मायने है, इन सभी चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे। तो ये 68 बीपीएससी और साथ ही साथ आगामी जो भी बीपीएससी होगा 69, 70 कोई भी बीपीएससी हो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आया था 63 बीपीएससी जो था 2019 का, उसमें आया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का मुद्दा रही है, प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। यानी कि यहाँ पे कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करना है कि इस उदाहरण से और वैसी योजनाओं के बारे में बताना है जिसकी वजह से केंद्र और राज्यों के बीच जो हमेशा ही टकराव का मुद्दा बन के वो उभरा है, तो ये बताना है। और साथ ही साथ हमको बताना है, इसके साथ ही साथ यही नहीं छोड़ देंगे, हम ये भी कुछ अलग से पॉइंट वहाँ पे डाल देंगे कि इनके अलावे योजनाओं के अलावे ये पॉइंट भी हैं जिनके वजह से केंद्र और राज्यों के बीच जो है मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इन सारे चीज़ों को हम आगे पढ़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे और उसको आप आंसर राइटिंग लिख के ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो और एक यहाँ से प्रश्न था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए, वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि केंद्र तथा राज्य के बीच में जो तनाव की स्थिति होती है वो किन किन क्षेत्रों में होती है इसका विश्लेषण करना है। साथ ही साथ वर्तमान समय में बिहार और संघीय सरकार के बीच में संबंध कैसा चल रहा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए केंद्र राज्य संबंध हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें तनाव के मुद्दे या क्षेत्र कि आखिर किन किन वजहों से उनके बीच में तनाव का मुद्दा बन जाता है ये पढ़ेंगे। उसके संबंध को पढ़ेंगे, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। बिहार के संदर्भ में ये जो है केंद्र राज्य संबंध वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसको तनाव को कम करने के लिए ना इसमें क्या क्या कार्य अभी तक किए गए हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लिखेंगे केंद्र संबंधित से संबंध से कोई भी प्रश्न रहे हम उसमें इंट्रोडक्शन ये डालेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रक्रिया अपनाई गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत ही भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का यह विभाजन प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय संबंधों के संदर्भ में समझा जा सकता है। ठीक है, विगत कुछ वर्षों में केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर टकराव की स्थिति देखने को मिली है। ठीक है, ये हो गया एक उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो विधायी संबंध, तो संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, वहाँ पे हमको संबंध का चर्चा अगर करना रहेगा कि केंद्र तथा राज्यों के संबंध का चर्चा कीजिए तो वहाँ पे हम दिखा दें कि विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। तो वहाँ पे जैसे ही विधायी संबंध लिखेंगे तो वहाँ पे विधायी संबंध के बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रशासनिक संबंध जैसे ही लिखेंगे उसके बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे वित्तीय संबंध तो वित्तीय संबंध के बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे। ऐसे ही करके वहाँ पे उसको वहाँ पे संबंध के यही 3 संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो इन सभी संबंधों को अगर हम दर्शा देते हैं तो वहाँ पे हमारा दोनों 4 पे वहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा पॉलिटी का और वहाँ पे सब चीज़ वहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो विधायी संबंध में हम लोग देखेंगे कि संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। विधायी शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 यानी कि शेड्यूल 7 के तहत उल्लिखित त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसमें की गई है शक्तियों का बंटवारा, विधायी शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ से वर्तमान समय में क्या है कि संघ सूची में 100 विषय हैं जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, उसके साथ ही साथ मुद्रा, संचार ये सब आ जाता है। राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय हैं और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, तो राज्य सूची में मत्स्य पालन, कृषि, स्थानीय बाजार, पुलिस इत्यादि है।
और वहीं समवर्ती सूची वैसा होता है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, वैसी सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। तो उसमें जनसंख्या, बिजली, श्रम इत्यादि ये सब आता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं जनसंख्या, अभी अगर बोले तो जनसंख्या तो केंद्र सरकार करवाती है पूरे भारत स्तर पर, लेकिन देखिए बिहार में जातिगत जनगणना बिहार सरकार खुद अपने स्तर पर करवा रही है, तो जनसंख्या एक समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए संविधान जो है संसद को यह अनुमति देता है कि वह निम्न 5 परिस्थितियों में राज्य सूची के तहत सम्मिलित विषयों पर कानून बना सके। देखिए ऐसे तो ये अधिकार, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, ठीक है, अभी जो वर्तमान समय में 66 विषय हैं, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संविधान वो राज्य को दिया है। लेकिन कुछ वैसी विशेष परिस्थितियां आती हैं जिनमें राज्य सूची के विषयों पर भी कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकता है। तो वो कौन कौन परिस्थितियाँ, मान लीजिए ये राज्य सूची का विषय है, जैसे अगर मान लें कि कृषि, तो कृषि राज्य सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची के विषय है, इस पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ में वहाँ पे इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है 5 परिस्थितियों में। और वो 5 परिस्थितियाँ कौन कौन है यहाँ पे देखेंगे। जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है, राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्यसभा ये राज्य सूची से संबंधित विषयों पर आप कानून बनाइए, तो वहाँ पे केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी यहाँ पे राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य अगर अनुरोध करे खुद कि मेरे जो संबंधित जो भी मतलब कानून हैं उस पे आप थोड़ा वहाँ पे कानून बनाने का काम कीजिए उस विषय पर, तो वहाँ पे राज्य जो है वो केंद्र जो है वो कानून बना सकता है। साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करना है और वहाँ अगर कानून बनाना वैसा ज़रूरी है वैसे विषयों पर जो राज्य के अधीन है, तो वहाँ भी केंद्र जो है कानून बना सकती है। तो इन 5 परिस्थितियों में जो है केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ऐसा संविधान ये संसद को अनुमति देता है। ठीक है, अब देखिए कि राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये भी है। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। इस प्रकार केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजित विधायी शक्तियों में केंद्र का वर्चस्व थोड़ा क्या है, अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी पॉइंट को हम लोग देख लिए। हम लोग आते हैं थोड़ा प्रशासनिक शक्तियाँ के बारे में। इतना ही अगर लिखेंगे इतना ना तो वहाँ पे 4 पेज भर जाएगा। ठीक है, तो प्रशासनिक शक्तियों के बारे में देखते हैं कि संविधान के भाग 11 में 256 से लेकर के 263 तक केंद्र व राज्य के मध्य जो है कुछ प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी विवाद के लिए प्राधिकरण का गठन अनुच्छेद 262 के तहत, ठीक है, ट्रिब्यूनल का गठन जो किया गया है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ये सब को सुलझाने के लिए, वो अनुच्छेद 262 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है वह 263 अनुच्छेद के तहत। अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये सब जो है इनकी प्रशासनिक शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये सब भी अनुसूची 7 के तहत जो है वो 256 से 263 अनुच्छेद के तहत रखा गया है। साथ ही साथ अगर वित्तीय संबंध की बात करें तो संविधान का भाग 12, ठीक है, तो ये देखिए 3 संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। तो प्रशासनिक और विधायी संबंध जो है वो अनुच्छेद 11 में आते हैं, जबकि यहाँ पे वित्तीय संबंध जो है अनुच्छेद 12 में आता है, भाग 12 में आता है, अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक। केंद्र तथा राज्य के मध्य ये वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है, अनुच्छेद 268 से लेकर के 293। तो इसमें ये बताता है कि कर शक्तियों का आवंटन, कि कर का कितना भाग केंद्र रखेगा, कर का कितना भाग जो है वो राज्य रखेगा, ये सब बताता है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो 41% सुझाया गया है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार। ठीक, वित्त आयोग की अगर बात करें तो केंद्र तथा राज्य के मध्य कराधान व्यवस्था का निर्धारण जो करता है वो वित्त आयोग करता है, और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो केंद्र तथा राज्य के मध्य कराधान व्यवस्था का निर्धारण भी करता है। तो बताइए यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच कुछ न कुछ संबंध यहाँ पे स्थापित हो रहा है, वित्तीय संबंध। फिर यहाँ पे देखिए कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है तो वो उसका भी यहाँ पे
वो भी एक तरह का वहाँ पे संबंधी दिखा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की गारंटी देकर वहीं राज्य सरकार जो है राज्य की संचित निधि का गारंटी देकर ऋण ले सकती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो है वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया, IMF से ऋण लिया। ठीक है, हर देश लेता है, भारत सरकार, पाकिस्तान, चीन, ये कोई भी देश ले सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो होता है वो भारत की संचित निधि का हवाला देकर, गारंटी देकर, वहीं राज्य सरकार अगर ऐसे लोन ले, ठीक है, तो राज्य सरकार जो है राज्य की संचित निधि का गारंटी देकर के वह ऋण ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों तथा केंद्रों के मध्य वित्तीय संबंध का स्वरूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए राज्यों के लिए हम यहाँ पे अब देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में जो है वो टकराव जो होता है उसका कारण आखिर क्या है, किस कारण से यहाँ पे टकराव होता है। तो कुछ पॉइंट देखेंगे, हम पॉइंट सिर्फ देखेंगे और उसको आप 2-2, 3-3 लाइन में यहाँ से क्या कर दीजिएगा, एलिबोरेट कर दीजिएगा वहाँ पे, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है वो टकराव के मुद्दा या कारण क्या है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि राज्यों के लिए योजनाओं में भेदभाव। तो राज्यों के लिए योजनाओं में भेदभाव देखा जाता है कि केंद्र सरकार जो है ऐसा मतलब हाल ही फिलहाल की प्रवृत्ति में अगर देखा जाए तो जहाँ पे इलेक्शन आया वहाँ पे भरमार योजनाएं लाई जाती है, वहाँ पे विकास का कार्य तेजी से कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे हमारा एक जो वोटिंग टेंडेंसी है लोगों का हमारे प्रति शिफ्ट हो जाए। तो ये जो है योजनाओं में भेदभाव केंद्र सरकार करती है, जो आज के परिवेश में भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी केंद्र राज्य जो संबंध है उसको मतलब ख़राब करने का कार्य करता है। राज्यों के बीच जो वित्तीय आवंटन का जो भेदभाव है वो भी एक कहीं ना कहीं इसका कारण है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग। ठीक है, ये सभी वर्तमान परिदृश्य के हैं चीज़। अगर आप इसको आज से रिलेट करके देखें तो ऐसा ये भी लगाया जाता है आरोप, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब का जो मिसयूज किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो संबंध जो है केंद्र और राज्यों के बीच उसको खराब करने का कोशिश कर रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्यपाल की जो भूमिका है वो अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा है। पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। ठीक है, जो हम पढ़े थे कि राज्य सूची पर भी 5 परिस्थितियों में राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में तो ये सभी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे याद करके इसके बारे में 2-2, 4-4 लाइन अगर लिख दीजिएगा तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट हो गया। और 9 पॉइंट को अगर आप अच्छे से इलेबोरेट अगर आप कर देते हैं 4-4 लाइन में तो यहाँ पे 1.5 से 2 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज आराम से यहीं से भर जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेना है कॉपी पे और इसके बाद इसको इलेबोरेट कर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है तनाव कम करने के लिए क्या क्या उपाय कार्य किए गए हैं। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि ARC का गठन किया गया तथा MC शीतलवार के अधीन इस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एक दल का गठन किया गया, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 में केंद्र सरकार को सौंपा, जिसमें केंद्र तथा राज्य संबंधों को सुधारने हेतु 22 सिफारिशों को प्रस्तुत किया। तो देखिए ये जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो तनाव की स्थिति होते हैं उसको सुधारने के लिए सबसे पहले जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इस पे जब अध्ययन किया गया और इसका अंतिम रिपोर्ट जब 1969 में सौंपा गया केंद्र सरकार को तो उसमें 22 सिफारिश वहाँ पे प्रस्तुत किया गया कि इन 22 सिफारिशों पर अगर आप काम करते हैं, अगर इस पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सुधर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RS सरकरिया की अध्यक्षता में सरकरिया आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंप दी। ठीक है, 1983 में क्या किया गया कि केंद्र राज्य संबंध पर जो अध्ययन करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो RS सरकरिया थे वो सरकरिया आयोग का गठन किया गया, यानी कि सरकरिया आयोग का गठन 1983 में किया गया केंद्र संबंधों पर चर्चा के लिए। और ये इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब सौंपी, 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
2007 में जो है पूछी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM पुच्छी की अध्यक्षता में पूछी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 2007 में पूछी आयोग का गठन किया गया 2007 में। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र तथा राज्यों की संबंधों की समीक्षा हेतु राजमन्नार समिति की गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए राजमन्नार समिति, पूछी आयोग, उसके साथ ही साथ सरकरिया आयोग और उसके साथ ही साथ मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो 1966 में एक ARC प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया था। तो ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण कदम है केंद्र राज्य संबंध के क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए। बिहार के वे कौन से मुद्दे हैं जो टकराव का कारण बन जाते हैं? तो विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है, बिहार हमेशा से ही बोलता है कि हम एक थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड राज्य हैं, तो इसके वजह से हमें विशेष राज्य का प्रावधान दिया जाए, हमें जो विशेष पैकेज दिया जाए। और इसको लेकर के हमेशा ही ये मुद्दा जो वर्तमान समय में भी चर्चित रहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा या जो तेजस्वी यादव हैं उन सभी के द्वारा हमेशा ही ये मुद्दा उठाया जाता रहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जानी चाहिए ताकि ये कुछ विशेष पहल करके आगे बढ़ सके। तो वो भी कहीं ना कहीं टकराव का मुद्दा है। वित्त आयोग का रिपोर्ट भी दोनों के बीच टकराव का कारण बन जाते हैं। राज्यपाल की स्थिति के कारण गतिरोध हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि भुट्टा सिंह की सरकार जब थी उस समय, चाहे तो 2017 में केसरीनाथ त्रिपाठी जब थे उस समय, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बन जाता है। फिर हाल ही में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था वो हमने देखा था कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर किस प्रकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मन भिन्नता की स्थिति वहाँ पे थी और दोनों ने अपने स्थिति से एक बहुत ही ज़्यादा गतिरोध किया था और अंततः राज्य सरकार अपने दम पर जातिगत जनगणना करवा रही है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग जो रही है हमेशा से ही, वो अभी भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे जो मुद्दे हैं वो केंद्र राज्य बिहार के परिप्रेक्ष्य में केंद्र और राज्य के बीच जो है ये टकराव के मुद्दे बनते हैं। अनुदान को लेकर जो विवाद होता है, बाढ़ तथा सुखाड़ की स्थिति हो जाती है, जिस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी, साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग को लेकर भी हमेशा चलता है कि CBI ED ये सब इनकम टैक्स ये सब का जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा उसका मिसयूज किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का। तो ये सब को लेकर भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार और जो केंद्र सरकार हैं उनके बीच तनाव का जो स्थिति है वो हमेशा ही पैदा रहता है। तो देखिए इतना चीज़ों का आप अगर वर्णन कर देते हैं 2-2 4-4 लाइन में भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनफ हो जाएगा। ठीक है, क्या टकराव के कारण बने हैं, फिर टकराव को कम करने के लिए किन किन आयोगों का गठन किया गया है, राजमन्नार समिति, पूछी आयोग, सरकरिया आयोग और फिर ये 1966 में जो आया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ये सब अगर आप कर देते हैं वहाँ पे डिस्कशन, साथ ही साथ ये जो कारण है उसको आप यहाँ पे दर्शा देते हैं कि क्या कारण है, और ये सारे संबंधों को अगर आप बता देते हैं तो इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये केंद्र राष्ट्र संबंध यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब तो आपको करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बहुत बहुत ही धन्यवाद आपको, थैंक यू।